नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है रीट का एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए एक ऐसी कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से लेवल 2 एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अधिकतर क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य रूप से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में की थी। और 1873 में ही इन्होंने एक किताब को भी लिखा था। उस किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले के द्वारा ही लिखी गई है। और इनकी दूसरी किताब का नाम भी आप लोग याद रखना, काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक भी किताब ज्योतिबा फूले जी की है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा ग्रंथ कहाँ का है दोस्तों? तिब्बत का फेमस राष्ट्रीय ग्रंथ है, परंतु लद्दाख में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? लद्दाख में केसर सागा ग्रंथ प्रचलित है। लद्दाख और तिब्बत के लोग इस पर नाटक खेलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूराल पर्वत अलग करते हैं। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। यहाँ पर क्वेश्चन अगला कहता है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? छत्रक शैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि पवन के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृति होती है। पवन आपकी सक्रिय कहां पर होगी? पवन सबसे ज्यादा सक्रिय रेगिस्तान इलाकों में होती है। जब बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाता है तो एक प्रकार की छत्रक शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन अगला यहाँ पर कहता है, किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम या कोयला को जीवाश्मी ईंधन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनका निर्माण जीवाश्मों से होता है, जीवों के अंशों से होता है, इसलिए इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। निकिल एवं लोहे की बनी होती है। सबसे आंतरिक परत जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोड बोलते हैं। क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा, इसको बोलते हैं। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँ पृथ्वी की परतों के बारे में, सियाल, सीमा, निफे आपको पता होगा। इंग्लिश में लिखना चाहूँ, सियाल, सीमा और निफे। निफे मैंने आपको बता ही दिया। सियाल Si का मतलब होता है सिलिका, एल का मतलब होता है एलुमिना, यानी कि सियाल सिलिका और एलुमिना से बना होता है। वहीं सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी मुख्यतः बनी होती है। ये आपकी सियाल से बनी होती है, सिलिका एवं एलुमिना से बनी होती है। समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी के कक्षीय सतह का जो कोण है वो आपका 66.5 डिग्री है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो मुमताज अली ने दिया था। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध संघ के नियम से रिलेटेड है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया होगा, शायद आपको पता होगा। और मैं बात कर लूं, बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं? आपकी 3 टोकरियों जिनको बोलते हैं, 3 टोकरियां, यानी कि 3 पिटक हैं। एक तो आपका विनय पिटक हो गया। विनय पिटक में क्या आता है? बौद्ध संघ के नियम, कायदे, कानून आते हैं। और एक आपका है आदिधम्म पिटक। आदिधम्म पिटक में क्या आता है दोस्तों? इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आती हैं। शिक्षाएं नहीं, आपकी जो बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, सिद्धांत हैं, वो आदिधम्म पिटक में आते हैं। और सुत्त पिटक की बात करूं, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं। सुत्त पिटक में क्या होता है दोस्तों? बुद्ध की शिक्षाएं किसमें आती हैं? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को मंडप कहा जाता था। दरअसल जो मंदिर होते थे उसमें मंडप होता था जहां पर लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे किसी विशेष प्रयोजन के वक्त, ठीक है ना, उसको मंडप के नाम से जाना जाता था। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गर्भगृह क्या है? गर्भगृह उसे बोलते हैं जहां पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पत्नी को, पुत्र, पुत्रों को और या पुत्रियों को भी
प्रदान करता है। यह नियम 2005 में लागू किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके NSCERT के हैं और इसमें डायरेक्ट PYQ क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा आपके PYQ ही यहाँ पर शामिल किए गए, जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। सुनहरी जरी किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था। कब? 1837 में इसको सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय। खानका क्या होता है दोस्तों? वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं, जहाँ पर ये लोग सलाह मशविरा करते हैं, एक जगह बैठते हैं, आयोजन करते हैं बैठने वाला, है ना, उसको खानकाह बोलते हैं। ईदगाह क्या होता है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो ईदगाह उसको दोस्तों बोलते हैं, किसको ईदगाह बोलते हैं? प्रार्थना वाले स्थल को ईदगाह के नाम से जाना जाता है। वहीं मकबरा क्या होता है? मकबरा क्या होता है? या दरगाह। दरगाह या मकबरा आपसे पूछा जाए तो सूफी संत जब उसकी मौत हो जाती है उस स्थान पर जहाँ पर दफनाया जाता है उसको दरगाह या मकबरे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को पुकारा जाता है? तो आप लोग ये याद कर लेना, भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम बोलते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं और USA में भी मिल्पा बोलते हैं, ब्राजील में इसे रोका बोलते हैं, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला कहता है दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की गति उत्पन्न होती है? तो ज्वार भाटे किस कारण आते हैं? सूर्य व चंद्रमा की स्थिति के कारण आते हैं। हेसियोग्राफी संत के जीवनी लेखन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जो कि कहता है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। दरअसल एक बाणभट्ट हुआ, लेखक कह लो या उसको कवि कह लो, जो कि राजा हर्ष के दरबार में रहा करता था, उसने हर्षचरित उसकी जीवनी लिखी है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा किन राष्ट्रीय नेताओं में किसने दिया था? तो चाचा नेहरू ने दिया था विविधता में एकता का मुहावरा। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में चला था। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में कैसी है? बीच में पृथ्वी उभरी हुई है, इसीलिए पृथ्वी को जियोइड, जियोइड का मतलब भू-आब के नाम से इसको जानते हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी बहुत पृथ्वी अपनी चपटी है। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? नहीं आपसे पूछा है, यहाँ पर इसमें मिस्टेक मैंने कर दिया, ये छोड़ दो आप। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं। यहाँ पर आप लोग नहीं वाला हटा देना, है ना, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं मानचित्र के। अगला यहाँ पर कहता है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय। नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोग ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं को दूसरे जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, चरवाहे भी कहलाते हैं। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पठार जो आपकी पाए जाते हैं, पठार में अधिकतर क्या पाया जाता है? मिनरल्स, यानी कि खनिज अधिक से अधिक पाया जाता है, उनके निक्षेप पाए जाते हैं। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए फेमस है? तो आंध्र प्रदेश जो है आपका, वो कलमकारी छापे के लिए फेमस माना जाता है। राज्य की विधायिका अंग नागरिकों का निर्वाचित प्रतिनिधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, जैसा कि चोल अभिलेख में उल्लेखित है, ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती है, वह निम्नलिखित में से किसको दी जाती है? ब्राह्मणों को दी जाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रह्मदेव भूमि क्या है? ब्राह्मणों को दी जाती है। वहीं साला भोग अगर लिख कर के आए, साला भोग जो भूमि होती है, यह विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती है। किसके रखरखाव के लिए? विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि है, ठीक ना। वेलन वगई भूमि गैर
ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है। मतलब कि जो किसान लोग होते हैं उनको दी जाने वाली भूमि है। अगला यहाँ पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित राजवंशों में किसके समय वेट्टी कर नगद की बजाय जबरन के रूप में लिया जाता था? तो चोल काल में वेट्टी कर नगद की बजाय जबरन लिया जाता था। जैसे अगर कोई ताड़ के जो वृक्ष होते हैं, ताड़ में कोई नहीं नशीला कुछ निकलता है, क्या उसको बोलते हैं, अगर ताड़ के वृक्ष पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां लगाई जाती थी उन पर भी कर वसूला जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है? तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग है, जिसको मरियाना गर्त या मेरियाना गर्त बोलते हैं। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, जो कि दुनिया का सबसे गहरा भाग है। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नमेंट करती है, सरकार उसको नियुक्त करता है, ना कि उसका चुनाव किया जाता है। तो गवर्नमेंट उसको चुनती है। अगला यहाँ पर है भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला आपका न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लाए थे? सूती कपड़े। दूसरा अगला यहाँ पर है सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं, और सुनहरी जरी, अंतर आप लोग समझ लेना। सुनहरी जरी किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं, सुनहरी जरी बोलते हैं, बल्कि सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं। अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाओं की शुरुआत की थी? डलहौजी ने। राख के अवशेष कुरनूल की गुफा से मिले थे। कुरनूल की गुफा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आतपन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ होता है। जो सूर्य होता है, सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी इसको रोक लेती है, वही आतपन या सूर्यातप कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रतिशत के अकॉर्डिंग पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो 21% लगभग में पाई जाती है। अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपकी 21% इसमें पाई जाती है। अगला संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो चोल चेर पांड्य को मूवेंदार कहा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन NSCERT के एकदम बेहतरीन हैं। वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गुलाम या दासों के लिए सल्तनत काल में वंदगा शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। जो वंदगा जो आपके गुलाम होते थे, इनको खरीदा जाता था। क्या किया जाता था? इनको दोस्तों खरीदा जाता था, इनका व्यापार भी किया जाता था, ठीक है ना। और जो गुलाम होते थे, गुलाम पर राजा या सुल्तान बहुत विश्वास करता था, अपने पुत्र से भी बढ़कर करता था। अगला निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? पेरियार जी ने की थी, है ना। पेरियार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवत गीता लिख दूं, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मनु की संहिता जो है मनु स्मृति, तो इनके ये कट्टर आलोचक थे। भगवत गीता, रामायण, हिंदू धर्म के ये कट्टर आलोचक थे, इस प्रकार आप लोग कह सकते हो। अगला तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। समुद्र में भी दोस्तों गुफाएं बनती है। समुद्र में जो लहरें आती हैं, है ना, तरंगे जो आती हैं, तरंगों के निक्षेपण से भी समुद्र में गुफाओं का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं? हुंसगी से मिले हैं चूना पत्थर के औजार। हुंसगी है कहाँ पर? कर्नाटक में है आपका हुंसगी। एक पुरापाषाण स्थल है जहां पर चूना पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? 2 काल खंडों के बीच संबंध पता करने के लिए। महाजनपदों के राजाओं या शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले थे, बिल्कुल वसूले थे। फसलों पर भी कर वसूले थे, शिल्पकार यानी कि कारीगरों पर भी कर वसूले थे, व्यापारियों पर भी वसूले थे, आखेटक पर भी वसूले थे, पशुपालक पर भी वसूले थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं? तो मुसलमान और बौद्ध अधिक संख्या में रहते हैं लद्दाख के क्षेत्र में और तिब्बत के क्षेत्र में। वहां का एक फेमस ग्रंथ आपको बताया था मैंने, केसर सागा। कौन सा? केसर सागा वहां का फेमस आपका ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों
ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा कहा जाता है। जैसे ये अपनी ग्लोब रही, इसके बीच की जो रेखा होती है जिसका मान 0 अक्षांश होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को ही विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुएं जो आपकी बदलती हैं फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ, तो एक परिक्रमण गति होती है। जी हाँ, परिक्रमण गति जो आपकी होती है, इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है, परिक्रमण गति के कारण। और घूर्णन गति से क्या होता है? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। दिन व रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात आपके 24 घंटे में होते रहते हैं, इसलिए उसको घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना वो परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण 365 दिन में पूरा होता है, जिसको हम 1 साल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा, वायु या पवन की दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो वायु मार्ग बेहद उपयोगी होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोग यहाँ पर समझना, जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर परिवहन आपका जा नहीं सकता, बस आपकी जा नहीं सकती, कार आपकी जा नहीं सकती, तो वहाँ पर कौन जाएगा? वायु मार्ग जाएगा, यानी कि हेलीकॉप्टर आपका जाएगा। वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको भोजन पहुँचाना है, उनको दवाएं वितरित करना है। दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ हो गए, आपदा के समय वाले क्षेत्र हो गए, तो वायु मार्ग वहाँ पर उपयोगी साबित होगा। अगला, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। तो जो नदियां होती हैं जब मैदान में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं तो वो ऐसी ऐसी सांप जैसी रेंगने लगती हैं, है ना, तो उसी को विसर्प आकृति के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से विषय से संबंधित है, वो जनसांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। अगला, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। यहाँ पर आपको समझा दूं, देखो इतनी जल्दी मात्र मैंने अभी आपको 15 मिनट में 50 से अधिक क्वेश्चन करा दिए, है ना। 15 मिनट में मात्र 50 से अधिक क्वेश्चन करा लिए। नए लोग जो न्यू हैं वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ आपको समझाऊंगा। पीसी कल्चर आपने समझ लिया, मछली पालन से रिलेटेड है। वहीं वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर है अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को वीटी कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। वीटी कल्चर किसको बोलते हैं? अंगूर की खेती को वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। हार्टिकल्चर, और हार्टिकल्चर क्या होता है? ये होता है सब्जी वाली खेती हो गई आपकी, फल या फूल की खेती हो गई, फल या फूल की खेती हो गई, इसको हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और एक आपकी कृषि है जिसको मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। वीटीकल्चर आपको बताया, वो है आपकी सेरीकल्चर। जी हाँ, याद आ गया मेरे को, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? यह रेशम से संबंधित है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे संबंधित है आपकी सेरीकल्चर। वीटीकल्चर अंगूर से, हार्टिकल्चर सब्जी फल फूल से, सेरीकल्चर रेशम से, और पीसी कल्चर आपके मछलियों के प्रजनन से संबंधित है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत के अंतर्गत मेरे हिसाब से या NCERT के हिसाब से जो नवीकरण जो स्रोत या संसाधन है उनको कहा जाता है गैर परंपरागत, जो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा जल्दी नहीं समाप्त होते हैं, इन्हें गैर परंपरागत बोलते हैं। और जो परंपरागत हैं जिनको अनवीकरण बोलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाती, वही आपके परंपरागत कहलाते हैं। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि बोलते हैं,
ठीक है ना। इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है आपकी पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल में ही 99% मानव इतिहास की घटनाएं घटित हुई हैं। घटनाएं घटित किसमें हुई हैं? तो पुरापाषाण काल में 99% घटनाएं घटित हुई हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, के बाद दक्षिणी अमेरिका, के बाद अंटार्कटिका, के बाद यूरोप, के बाद ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपने समझ लिया। तो अंटार्कटिका के बाद, अंटार्कटिका को भी बता देता हूँ, यहाँ पर इसको बर्फ़ों का घर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में ही भारत के शोध संस्थान, अधिकतर देशों के जो शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर हैं, वो आपके अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। जैसे भारती, हाँ जी आ गया याद, भारतीय शोध संस्थान अंटार्कटिका में है। मैत्री कहाँ पर है? मैत्री, भारती, गंगोत्री, गंगोत्री, ये आपके कहाँ पर है? ये भी आपका अंटार्कटिका में ही है। यहाँ पर अस्थायी निवास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्थायी निवास पाया जाता है। जितनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ वो NSCERT से एक भी पॉइंट बाहर नहीं है। जितना मैंने आज तक अध्ययन किया है या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ NSCERT के अकॉर्डिंग ही बताया है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो संस्कृत भाषा में रची गई थी, जिसको प्राक संस्कृत बोलते, प्राक संस्कृत में रची गई थी। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार या अजातशत्रु, यहाँ पर आप लोग कह सकते हो अजातशत्रु, ठीक है ना, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां आपकी ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थी। भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। ये भुर्ज वाला पेड़ कश्मीर में अधिकतर पाया जाता है आपकी NSCERT की पुस्तक के अकॉर्डिंग। और भुर्ज पेड़ कश्मीर में एक पांडुलिपि का चित्र भी इतिहासकारों को देखने को मिला है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, क्योंकि राज्य का वो सर्वे सर्वा होता है। अस्पृश्यता किस आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह में नेतृत्व किया था 1928 में। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? तो लागू करने की अगर बात करूं मैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अपनाने की बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला यहाँ पर कहता है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो कबीर के विचारों को संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय वाला आपको पता होगा। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो तो उसे संघवाद कहते हैं। जैसे भारत क्या है? भारत भी एक संघवाद के अंतर्गत आता है। भारत में आपकी स्थानीय सरकार पाई जाती है, उसके ऊपर राज्य सरकार पाई जाती है, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार पाई जाती है। अब आपको पता हो गया, इसी को बोलते हैं संघवाद। अगला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मुहैया करवाया। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत या ग्राम जो प्रधान होता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ठीक है ना। सौर मंडल में हम जैसे सूर्य से दूर जाते हैं ग्रहों का आकार घटता जाता है, ये बात गलत है। यहाँ पर इसको आप लोग काट देना, यहाँ पर दूसरा लिखना था, वो मुझे अभी यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। परिक्रमण की गति घटती जाती है, यहाँ पर होना चाहिए था,
लेकिन इसको आप लोग याद मत करना, इसको इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया। यहाँ पर ये गलत टाइप है, ठीक है ना, छोड़ दो इसको। पुरा स्थलों के संदर्भ में, पुरा स्थल आपके क्या होते हैं, आपको मैंने ये भी बताया। पुरा स्थल वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल आपके जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, जमीन के अंदर भी हो सकते हैं, नदी या समुद्र के तल में भी पाए जा सकते हैं। क्या? पुरा स्थल। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद ने। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको सही कथन बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, जिसको आईने अकबरी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको समझाने का भी प्रयास किया है। जो एक व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था अकबरनामा उसने किताब लिखी। अकबरनामा के 3 पार्ट थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का वर्णन था, दूसरे में उसकी शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन था, तीसरे में उसकी शासन से संबंधित पद, वेतन, रख रखाव, सैनिक रख रखाव, कीमिया, रीति रिवाज, त्योहार, फल, ये सब कुछ आता है, सांख्यिकी दर्शन आता है। तो उसी को समझाने का प्रयास किया। अकबरनामा के 3 भाग या 3 जिल्द हैं। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का घटनाक्रम है, तृतीय भाग जिसको आईने अकबरी कहते हैं, अकबर के शासन की रीति रिवाज, सांख्यिकी, पद या वेतन, सैनिकों से संबंधित है। और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर का मित्र था, करीबी मित्र था, उसका फ्रेंड था, उसका दोस्त था, है ना। तो वो दरबारी कवि भी था अकबर का। अगला, नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों ने निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार उन्होंने मांग की थी, और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो रक्षक मेखलाएं मदद किसमें करती हैं? अवनालिकाओं को बनने से रोकने व मृदा क्षय को बचाने में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की विशेषता, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता क्या होती है? मैदानी क्षेत्र में अनेक ओक्सबो यानी कि चाप झीलें पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि भूमि वहाँ की उपजाऊ है। भूमि उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर फसलें आपकी की जाती हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, यानी कि घिरा हुआ। ये भी तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। किसको? शंकुधारी वन को जाना जाता है। अगला, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या बोलते हैं? हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दिन रात किस कारण से होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण से होते हैं। अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम चुनिएगा। सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य वायुमंडल, लास्ट में बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल आपकी है, इसमें मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे आंधी किसमें आता है? आंधी हो गया, लिख दूं यहाँ पर, तूफान हो गया, आंधी तूफान हो गया, वर्षा हो गई, मौसम जो बदलता रहता है वो सब कुछ आंधी तूफान, वर्षा, ओला, ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें? इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन वाली परत के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लूं यहाँ पर समताप मंडल की। समताप मंडल में ओजोन गैस या ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में दोस्तों उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि मौसम की कोई घटना घटित नहीं होती है, यहाँ का वातावरण एकदम घटना से मुक्त होता है। और मध्य मंडल की मैं बात करूं, मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है। इसको हटा दो पहले। मध्य मंडल उल्का पिंड आने पर जल जाता, उल्का पिंड आने पर जल जाता है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो उल्का पिंड आते हैं उनको रोक लेता है मध्य मंडल, उसमें आकर के जल जाते हैं। और वाह्य वायुमंडल में रेडियो की तरंगें आपकी प्रसारित होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बात करूं बहिर्मंडल की, तो इसमें तरल या पतली गैसें पाई जाती हैं।
पतली गैसें पाई जाती हैं, तरल अवस्था में पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें यहाँ पर अथाह रूप से पाई जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। गैरिसन नगर का मतलब होता है किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किसने किया था? रामानुज के द्वारा विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। तो एकदम सुपर फास्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 140 आप लोग देख सकते हो। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। कोई एसएसटी आपके लिए कठिन नहीं होता है दोस्तों, केवल आपको समझना पड़ता है, कोई चीज़ रटना नहीं पड़ता। जैसे कैसे इस क्वेश्चन को बताना है, जैसे ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा रही बीच वाली। भूमध्य रेखा में तापमान अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार यहाँ पर ठीक ऊपर होती हैं। तो यहाँ का कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पर जो समुद्र बहेंगे तो वो कैसे समुद्र होंगे? तो गर्म होंगे। उसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होते हैं। जो ध्रुवों के पास समुद्र है उनकी जलधारा कैसी है? ठंडी होती है। आपको समझ में आया होगा। अगला, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण क्या है? बादलों एवं मौसमी संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। बल्कि मौसम की घटनाएं तो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल मुक्त होता है घटनाओं से मौसम वाली, इसलिए जहाज आपके उड़ते हैं। मैंने आपको बताया था। ग्लोब के बारे में, ग्लोब पर अक्षांश देशांतर खिंचे हैं, अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है ग्लोब। अगला, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना भी होता है। ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है? सार्वजनिक, यूनिवर्सल, मतलब कि जो सभी जगहों पर व्याप्त हों। जैसे पुलिस सेवाएं आपको भारत में सभी जगह पर मिल जाएंगी, न्यायिक सेवाएं भी सभी जगह पे हैं, शैक्षिक सेवाएं भी सभी जगह पे हैं। तो सार्वजनिक सेवाओं इन्हीं को बोलते हैं। अगला, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 21 में जल, पानी, स्वच्छ वातावरण की व्याख्या की गई है। अगला, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? यह 1336 के करीब में, है ना। तो रजिया के बारे में यह कथन लिखा गया था, है ना। रजिया के बारे में लिखा गया था कथन। और ये जो कथन का राइटर है, ये कथन किस व्यक्ति ने लिखा था? तो उस व्यक्ति का नाम मिनहाज सिराज, उस व्यक्ति का नाम है मिनहाज ए सिराज ने यह कथन लिखा था। आपको पता होना चाहिए, NCERT की लाइन है। वक्सी सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते हैं। सद्र उसको बोलते हैं धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को। इकतादार सैन्य कमांडर को बोलते हैं। कोतवाल बोलते हैं नगर के पुलिस अधिकारी को। अगला, मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए बेवड़ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बेवड़ वहां को बोलते हैं घुमत्तू खेती, यानी कि कर्तन दहन खेती को, यानी कि झूम खेती को बेवड़ के नाम से या बेभर ऐसा लिखा जाए, है ना, इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? मौलाना आजाद ने इसका विरोध किया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है दोस्तों, है ना, और जलीय वाले भाग से होकर के गुजरती है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज, महासागरीय परपटी मैग्नीशियम और सिलिका से बनी होती है। मैग्नीशियम और सिलिका से दोस्तों महासागर की परपटी बनी होती है, जिसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, MA यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा। तो महासागरीय परपटी सीमा से बनी होती है। अगला यहाँ पर है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ उसे वांच, ऐस, बीज के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। तो ये कहाँ की विशेषता? ये शीतोष्ण पर्णपाती वन की विशेषता है। वनों के प्रकार पहचानिए। ये वन सघन है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। रोजवुड, आवनुस, महोगनी इस प्रकार के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला,
जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी मुहाना बोलते हैं। अगला, सतत विकास का अर्थ होता है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, यानी कि बचाकर के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। अगला, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। ये बातें किसकी हैं? ये पक्की दुकानों की विशेषताएं हैं दोस्तों। अगला, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो टिन के उत्पादक देश हैं। नगर निगम में चुने हुए सदस्य को पार्षद बोलते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए बेगार आखिर होता क्या है। किसी व्यक्ति से मजदूरी करवा लेना, मजदूरी के बदले उसको रुपए या धन ना देना, तो वही एक प्रकार से बेगारी कहलाता है। तो इसको सरकार के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की वजह क्या है? समुदायों की संख्या बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीन मिलकर के भारत की संसद का निर्माण करते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। किसी एक धर्म को समर्थन ना देता हो उसी ही बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? वनस्पति तेल, कृषि का मतलब है जो खेतों में पैदा होता है। वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, चर्म उद्योग को भी कृषि में ही शामिल किया जाता है, जो चमड़े वाला उद्योग है, लीदर इंडस्ट्री। अगला यहाँ पर है आपका कोयला, एक उदाहरण है अवसादी सेल का भी है और जीवाश्मी ईंधन भी इसको आप लोग कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा अवसाद ढोने वाली नदी है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बना देती है। और ये जो डीड सी है यानी कि मरा हुआ सागर है, जिसको मृत सागर बोलते हैं, ये है कहाँ पर? तो ये इजराइल में है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। इजराइल या इजराइल, इजराइली, इजराइल में मृत आपका क्या पाया जाता है? मृत सागर पाया जाता है। और यहाँ के जो तैराक व्यक्ति होते हैं, तैरने वाले, वो तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि नमक बहुत पाया जाता है इस सागर में और नमक की अधिकता सागर को संघन बना देती है, इसलिए व्यक्ति इसमें तैर पाता है। स्थायी पवनों के बारे में, ये पवनें जो स्थायी होती हैं वे एक ही दिशा में पूरे वर्ष चलती रहती हैं। पश्चिमी और पूर्वी इनके उदाहरण हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर को तटरेखा है, ये अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब इस प्रकार दांतेदार है, जैसे हमारे दांतों के जो दांत होते हैं ऊपर नीचे इस प्रकार का गैप होता है, तो ऐसी ही इसकी तटरेखा है। किसकी? अटलांटिक की है, दंतुरित है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक। तो तीनों बातों आपको पता होनी चाहिए अटलांटिक महासागर के बारे में। अगला यहाँ पर कहता है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का यहाँ पर मिलन होता है। जहाँ पर ऐसे समुद्री क्षेत्र जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हों तो उस स्थान में मछली आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। जहाँ पर ठंडी व गर्म जलधारा मिलती है तो वहाँ पर मत्स्य उत्पादन अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में सबसे अधिक है, इजराइल में यह सागर आपका पड़ता है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म व शुष्क एवं धूल भरी पवन को ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं। तो क्यों पतन है दोस्तों? इसकी तटरेखा अधिक दंतुरित है, प्राकृतिक अवरुद्ध या अधिक दंतुरित है, मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत, जो भ्रंश घाटी के पर्वत होते हैं जैसे बाससेज पर्वत भ्रंश पर्वत की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत? तो पामीर का जो पठार है, क्या है? पामीर का जो पठार है
इसको संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर दोस्तों कहता है आपका भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी में आता है? तो बहिर्वेदी आग्नेय में आता है। एक बात आपको बताना चाहूँ, समझ लो आप सभी लोग, जो आग्नेय शैल होता है क्या होता है? जो आपका आग्नेय शैल होता है यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बहिर्वेदी, एक तो होता है बहिर्वेदी होता है, और दूसरा होता है अंतर्वेदी या अंतर्वेदी जिसको बोल सकते हो, अंतर्वेदी होता है। ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। बहिर्वेदी का मतलब होता है जब मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाए, पृथ्वी के ऊपर आ जाए, उसको बहिर्वेदी बोलेंगे। जो धरातल के नीचे यानी कि जमीन के अंदर ही मैग्मा जम जाए उसको अंतर्वेदी बोलेंगे। अब आप लोग समझ लो, जैसे जो बेसाल्ट का जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट से बना है, तो बेसाल्ट आपका ऊपर होगा या नीचे होगा? आप कहोगे सर पठार तो ऊपर होते, ऊंचाई पे होते हैं, तो ये बहिर्वेदी से बना है। और वहीं मैं संगमरमर की बात करूं तो ये आपका अंतर्वेदी एक प्रकार से हो जाएगा। अगला, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदलता है तो उसको परतदार शैल या अवसादी शैल के नाम से जाना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? टेथित महासागर से हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वर्षा और कुहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंतर्गत होती हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसमी वाली घटनाएं सारी की सारी होती हैं। वर्षा, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान, बारिश। ने चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। कृषि कैसी क्रिया? एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आपकी एग्रीकल्चर आती है। फसल इसमें शामिल है, फल शामिल है, सब्जी शामिल है, फूल शामिल है, और पशुपालन भी इसमें शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज आती है। और अगला यहाँ पर है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो हैं आपके वो पौधों व खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। परपटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत करना, यानी कि हर फ्रेंड के पास पहुंचा देना। व्हाट्सएप ग्रुप में है वीडियो सेंड कर देना, फेसबुक पर आप लोग इस वीडियो को सेंड कर देना, टेलीग्राम चैनलों पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।